दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का झटका दे दिया है आम नागरिकों को, यानी कि आपको और हमको। यह कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 43 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी है। आपको यह भी बता दूं कि इसके पहले 1 सितंबर को रसोई गैस यानी कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब फिर से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इतनी भारी बढ़ोतरी की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने यह संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरीके से मुक्त शहर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बनाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और यह सुनिश्चित कराना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला ना गिरे। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासियों को गर्व से भर देने वाली है। दोस्तों आज गांधी जयंती है। जी आज गांधी जयंती स्पेशल में हम आपको महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ आंदोलन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज भारत समेत पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां बापू का ये 15वां जन्म दिवस है। जहां हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी ने अहिंसा अपना करके अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी का ऐसा बिगुल फूंका जिसने भारत को आजादी दिलाकर रही। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलने की सबको सलाह देते थे। इसीलिए गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आज हम आपको गांधी जी के भारत में किए गए उन 5 आंदोलन के बारे में बताएंगे जिसने भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई। गांधी जी के 5 प्रमुख आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह भी है। बिहार के चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी ने खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए वादे किए जाने वाले किसानों के समर्थन में यह सत्याग्रह 1917 में किया था। अब बात करते हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने 1920 में भारतीय नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता के संग्राम की एक नई ऊर्जा भरने का काम किया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के नमक छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो नमक छोड़ो आंदोलन को गांधी जी का प्रमुख आंदोलन माना जाता है। यह आंदोलन 13 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ 24 दिन की पैदल यात्रा करके डांडी गांव पहुंचे थे। यह आंदोलन ब्रिटिश राज के एक अधिकार के खिलाफ निकाला गया था। इस आंदोलन को डांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के दलित आंदोलन के बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन छुआछूत के विरोध में 8 मई 1933 में शुरुआत की थी। गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 में की थी। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो अगस्त 1942 में भारत में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। यह गांधी जी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन था जो आपने भी सुना होगा। इस आंदोलन के जरिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस आंदोलन के दौरान करो या मरो आरंभ करने का निर्णय भी गांधी जी ने ही लिया था। दोस्तों बिहार के पूर्णिया में सरकारी ब्लड बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुंगेर मधेपुरा श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। पूर्णिया और मुंगेर के लिए ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन का भी लाइसेंस निर्गत किया गया है। बचे हुए जिलों में भी स्वास्थ्य विभाग ब्लड बैंक खोलने की दिशा में प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग जरूरतमंदों को समय पर ब्लड उपलब्ध
उपलब्ध कराने को लेकर निरंतर प्रयास कर रहा है। बिहार के सभी मरीजों को ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर हर जिला में सरकारी ब्लड बैंक खोलने की प्रक्रिया चल रही है। जब पूर्णिया में ब्लड बैंक खोलने के बाद अब बिहार में सरकारी ब्लड बैंक की संख्या 41 हो जाएगी। दोस्तों, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने के बाद एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया गया था कि वे टुकड़े टुकड़े गैंग और देश विरोधी है। इस पर जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि आरोप तो कुछ भी लगते हैं, लेकिन अगर मैं देशद्रोही हूं तो अब तक मुझे बीजेपी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह सवाल है। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर मैं गलत किया हूं तो फिर मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा आईटी सेल मेरे खिलाफ कैंपेन चलाता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो बीजेपी के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ है। कांग्रेस एक बड़ा जहाज है, इसका मजबूत रहना जरूरी है। कन्हैया कुमार से जब सवाल किया गया कि सीपीआई ने कहा है कि आप उनके साथ विश्वासघात किया है, तो इस पर जवाब देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि मैंने जो भी सीखा है सीपीआई से ही सीखा है। मैंने 18 साल उनके साथ काम किया है, उनका बुरा मानना स्वाभाविक है। लालू प्रसाद और कन्हैया के संबंध के बारे में पूछा गया तो कन्हैया कुमार ने कहा है कि लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने उनका समर्थन किया था। आगे क्या होगा नहीं होगा हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मेरे आने में तो 2 दिन हुए ही है। कन्हैया कुमार से जब आगे पूछा गया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है तो ममता बनर्जी का साथ क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल गांधी बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। हमें बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, बिहार में एक बहुत ही बड़ी अफवाह फैली है। जो अफवाह ये फैली है कि जितिया व्रत के बाद अगर कोई भी पार्ले जी का बिस्किट नहीं खाएगा तो उसके साथ अनहोनी हो जाएगा। ये एक अफवाह फैल गई है। आपको बता दें कि बिहार में कोई भी अफवाह बड़ी तेजी के साथ फैलती है। नमक का स्टॉक खत्म होने की अफवाह हो या फिर मुंह नोचवा या फिर चोटी कटवा की अफवाह, एक समय ये सारे अफवाह बिहार में जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैले। ऐसे ही एक ताजा मामला पार्ले जी बिस्किट और जितिया पर्व से जुड़ा हुआ सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक ऐसी अफवाह फैली है जिनके घर में महिलाएं जितिया की हुई है। अगर उनके घर में जितने भी सारे बेटे हैं, अगर उन्होंने पार्ले जी का बिस्किट नहीं खाई है तो फिर उनके साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। जी ये एक अफवाह फैली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा जिला इस अफवाह का जैसे शिकार ही हो गया और दुकानों के बाहर बस लंबी लंबी लाइनें लग गई। जी हालात तो ये हुई कि दुकानों पर पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक तक अब खत्म हो गया है। जैसे सीतामढ़ी में फैली इस अफवाह का आसपास के जिलों में भी प्रभाव देखा गया और कुल 4 जिलों में लोग धड़ल्ले से पार्ले जी बिस्किट खरीद रहे हैं। लोग एक दूसरे को बताने लगे हैं कि घर में जितने भी बेटे हैं उन सबको पार्ले जी खानी है, अन्यथा उनके साथ अनहोनी हो सकती है। इस अफवाह के कारण इन जिलों में दुकानों से पार्ले जी बिस्किट गायब हो गया है। लोग आनंद फानन में बिस्किट का कालाबाजारी करने लगे हैं। इस अफवाह के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अफरा तफरी देखी गई। हालांकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं हुई कि ये अफवाह कब और किसने फैलाई। दुकानदारों की माने तो सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि आसपास के कुछ अन्य जिलों में भी इसी विचित्र अफवाह के कारण पार्ले जी की बिक्री जबरदस्त रूप में बढ़ गई। दोस्तों, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट ने बिहार की सियासत गर्म कर दी है। दरअसल गुरुवार को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिला अस्पतालों में प्रति लाख आबादी बेड की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। यहाँ प्रति लाख आबादी 20 बेड हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात में 19, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में 18, जम्मू कश्मीर 17, महाराष्ट्र 14, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 13, तेलंगाना में 10, झारखंड में 9 और बिहार में केवल 6 बेड प्रति लाख आबादी उपलब्ध हैं। जाहिर है जातीय जनगणना विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे पर मुखर रहने वाले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ एक और बड़ा मुद्दा लग गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 16 वर्षों के थकाऊ परिश्रम के बूते बिहार को नीचे से नंबर 1 बनाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई। 40 में से 39 लोकसभा एमपी और डबल इंजन की सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के जिला अस्पतालों में सबसे कम बेड बिहार में है। 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड हैं।
हालांकि इस मामले पर भाजपा नीतीश सरकार के साथ खड़ी है और नीति आयोग की रिपोर्ट को ही खारिज कर रही है। जब बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इनका कहना है कि नीति आयोग बिहार को लेकर हमेशा से ही निगेटिव सोच रखता है। जो तस्वीर नीति आयोग की तरफ से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिखाई गई है वो आज से 15 साल पहले हुआ करती थी, आज नहीं। अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है आज के जमाने में और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बिहार अब जाने लगा है। दोस्तों, बिहार में काम करने वाले मजदूरों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ मजदूरी कल यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से ही लागू हो गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय कर दी है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जब बढ़ी हुई मजदूरी दर 2 रुपए रोज से लेकर 68 रुपए महीने तक की गई है, जिसमें से अकुशल मजदूरों को रोजाना 306 रुपए, अर्ध कुशल मजदूरों को रोजाना 318 रुपए, कुशल मजदूरों को रोजाना 388 रुपए, अति कुशल मजदूरों को 474 रुपए रोजाना। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से घरेलू कामगार, घर मकान मरम्मत, कृषि कार्य, साबुन फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, पेपर उद्योग, आइसक्रीम कारखाना, पेट्रोल पंप, बिजली, बिस्कुट फैक्ट्री, आटा चावल, तेल मिल, सड़क निर्माण सहित कई तरह के चीजों में काम करने वाले मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब मोबाइल पर जमीन के दाखिल खारिज देख सकते हैं। जी हां, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि अब दाखिल खारिज के आवेदन की स्थिति मोबाइल पर भी देखी जा सकती है। साथ ही साथ लोग ऑनलाइन के माध्यम से जमीन का नक्शा भी अपने घर मंगा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने जमीन का नक्शा ऑनलाइन डिलीवरी करने का बड़ा काम किया है। अब दाखिल खारिज के आवेदन भी ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इससे लोगों को जमीन दाखिल खारिज की स्थिति जानने में आसानी होगी। दोस्तों, बस से सफर करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार से यूपी और झारखंड के लिए 112 नई बसें चलाई जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राज्य के भीतर 50 रूटों पर, जबकि झारखंड के लिए 10 तथा यूपी के लिए 6 रूटों पर बस का परिचालन शुरू करेगी। इससे यात्रियों को यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और यात्रीगण आसानी से आ जा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पटना के अलावा दरभंगा, भागलपुर, गया, बेगूसराय, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, केसरिया, बरबीघा, जमुई, किशनगंज, रक्सौल, बांका, पाली, सिकंदरा, समस्तीपुर, मुंगेर, पूर्णिया, जयनगर, नवादा, मधुबनी, सहरसा, जोगबनी, सिवान, मोतिहारी, सासाराम, डेहरी, भभुआ समेत अन्य शहरों के बीच नई बसों का परिचालन किया जाएगा। दोस्तों, महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। जहां साल 2020 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी घटनाओं में बिहार के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। खासकर अश्लीलता से संबंधित अपराध के मामले तो स्थिति काफी चिंताजनक है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार अश्लीलता से संबंधित अपराध में नंबर 1 पर है। वहीं दहेज, प्रताड़ना और जबरन शादी के मामले भी बढ़े हैं। जिन साथ ही छोटी उम्र के बच्चों के साथ हिंसा के मामले में भी इजाफा हुआ है। साल 2020 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अश्लीलता से संबंध अपराध में बिहार का पहले स्थान पर आना काफी चिंता का विषय है। पूरे देश में एक साल में कुल 553 मामले सामने आए, जिनमें केवल बिहार में 106 घटनाएं हुई है, जबकि 83 मामलों के साथ केरल दूसरे नंबर पर रहा। तीसरे स्थान पर बिहार का ही पड़ोसी राज्य झारखंड रहा, जहां 71 मामले दर्ज हुए। चौथे स्थान पर कर्नाटक और तमिलनाडु रहे, वहां 54 और 53 मामले सामने आए हैं। दोस्तों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मुसलमानों की सबसे बड़ी इदारा इमारत शरिया की अमीर शरीयत के चुनाव को लेकर चली आ रही रस्साकसी और कई गुटों के बीच उभरे मतभेद और सारे विवाद को विराम लगाते हुए इमारत शरिया ने नए अमीरियत शरीयत के चुनाव की तारीख 10 अक्टूबर से घटाकर 9 अक्टूबर को करने का ऐलान कर दिया है। बैठक में शूरा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड की इमारत शरिया के 8वें अमीर के चुनाव के लिए अरबाब ये हिल ए अकद की बैठक 9 अक्टूबर को अल महदुल अली यानी कि अल महद परिसर इमारत शरिया फलवारी शरीफ पटना में होगा। इस निर्णय से शूरा के सदस्यों के बीच मतभेद भी समाप्त हो गए हैं।
दोस्तों पटना स्मार्ट सिटी मिशन ने पटना शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हां, अब पटना में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, वो भी भारी मात्रा में। इनके जरिए विधि व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था तक की निगरानी होगी। इस पर 221 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के पूरे होने पर पटना की सड़कों पर अपराध की गुंजाइश घटेगी। साथ ही अपराध होने की स्थिति में अपराधी तक पहुंच पाना पुलिस के लिए आसान होगा। खास बात यह है कि इन सभी कैमरों पर कैद होने वाली गतिविधियों पर एक ही जगह से नजर रखी जा सकेगी। इसके कारण किसी भी बड़ी वारदात की स्थिति में पुलिस को घटनाक्रम की फुटेज पाने में काफी सहूलियत होगी। अभी स्थिति यह है कि कई बार पुलिस को किसी भी अपराध में जांच के लिए निजी परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज का ही अधिक सहारा मिलता है। दोस्तों बिहार में क्राइम का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से अपराधी दिन दहाड़े एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इसमें सुशासन की कल्पना करना मुश्किल है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, तो वो यह है कि बिहार कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के निजी आवास में भी चोरों ने सेंधमारी की है। उनके आवास पर चोरों ने लूटपाट की है। जब पटना की एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में स्थित कौटल्य नगर में कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का आवास है, उन्हीं के आवास पर भीषण चोरी हुई है। इस वक्त वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा दिल्ली में हैं। हालांकि उनका परिवार उसी घर में मौजूद था जहां चोरी हुई है। इसके बावजूद परिवारजनों सहित हाउस गार्ड के मौजूद होने के बावजूद चोरों ने घर में चोरी की और बड़े आराम से फरार भी हो गए। दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले की मिट्टी में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। इस धरती ने रेणु जैसे साहित्यकार दिए हैं। यहीं से बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री भी आते हैं। दिनकर ने भी अपनी रचना रसीम रसी पूर्णिया की ही धरती पर लिखी थी। इस धरती ने बॉलीवुड को भी कई सितारे दिए हैं। वहीं अब इस धरती से एक और लाल उभरा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार सहित पूर्णिया का परचम लहराया है। पूर्णिया के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबीज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया है। यह कार्यक्रम दुबई में आयोजित किया गया था। रवि को फिल्म सीतापुर द सिटी ऑफ गैंगस्टर में बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट आइकॉनिक डेब्यूटेंट का अवार्ड मिला है। आपको बता दूं कि यह अवार्ड फंक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित था जिसमें बॉलीवुड से कई नामचीन सितारे भी शामिल थे। दोस्तों दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अब बिहार और यूपी वालों से पंगा ले लिया है। सरकार ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसके सार्वजनिक जगहों पर करने पर बैन लगा दिया है। छठ पूजा के त्योहारों को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है जो 15 नवंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ साथ दीपावली और दशहरा में भी यही नियम लागू होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार पटाखों पर भी बैन लगा चुकी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा नहीं होगी। दोस्तों बिहार के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना शुरू हुई है। स्कूलों को पुरस्कार प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर दिए जाएंगे। बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार नाम से शुरू हुई इस योजना में सभी 80,000 सरकारी स्कूल शामिल किए जाएंगे। पुरस्कार के लिए स्कूलों का चयन तय मानकों के आधार पर होगा। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस पर चयनित स्कूलों को पुरस्कार मिलेंगे। दोस्तों किसान आंदोलन के चलते हाईवे जाम होने और रेल यातायात प्रभावित होने को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर हमला बोला है। किसान महापंचायत नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बेहद कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बनाकर रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं। किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। इसके चलते ट्रैफिक प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी है, यानी कि मोदी सरकार को दे चुकी है। दोस्तों आजकल बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें एक तरीका स्किमिंग का है। इसमें एटीएम पर इस्तेमाल होने वाले कार्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले मैग्नेटिक स्ट्रिप के जरिए अपराधी जानकारी चुरा लेते हैं। आप सतर्क हो जाइए। साइबर अपराधी कार्ड के पीछे मौजूद मैग्नेटिक स्ट्रिप को पढ़कर क्रेडिट, डेबिट या फिर एटीएम कार्ड से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके लिए वे एटीएम या फिर मर्चेंट पेमेंट टर्मिनल के कार्ड स्लॉट में छोटा डिवाइस छिपा देते हैं। इससे कार्ड डिटेल्स स्कैन हो जाती है और आपकी जानकारी को स्टोर कर देता है। ये एटीएम रेस्टोरेंट, दुकानों या फिर किसी दूसरे जगह में भी हो सकती है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। केडीबी लाइव आपको सावधान कर रहा है।
दोस्तों इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए एनडीए ने दोनों सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि तारापुर से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमर भूषण हजारी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी के संबंध के साथ ट्रांजिट रूट से पारस्परिक व्यापार का संबंध है। दोनों देश के खुली सीमा पर तय रूट से व्यापार सहित तो लोगों की आवाजाही एक देश से दूसरे देश में होती है। निर्धारित रूट के अलावा दोनों देश के बीच भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित किशनगंज जिला से सटे नेपाल की खुली सीमा क्षेत्र में तस्करी का कारोबार चल रहा है और चरम पर है। ऐसे तस्कर सरकार को बिना टैक्स दिए एक देश से दूसरे देश में खुली सीमा का फायदा उठाकर सामान तस्करी करते हैं। जब तस्करी का ये खेल सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अवैध तरीके से एक व्यापार बन गया है। जो अधिकांश लोग खुली सीमा आने वाले तस्करों के सामान का स्थानीय स्तर पर व्यापार करते हैं, जो सरकार को बिना टैक्स चुकाए राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब खुली सीमा से तस्करी के दौरान तस्कर कभी कभार सीमा सुरक्षा में जुटे एसएसबी के हट्टे भी चढ़ जाते हैं, अन्यथा खुली सीमा का फायदा उठाकर चोरी छिपे तस्करी की धंधा में संलिप्त रहता है। जब भारत का सस्ता सामान नेपाल और नेपाल का सस्ता सामान अवैध रूप से बिना ट्रांजिट रूट से लाकर बेचा जाता है। स्थिति ऐसी है कि दोनों देश के सीमा क्षेत्र से सटे निवास करने वाले अधिकांश लोग तस्करी को ही अपना रोजगार बनाए बैठे हैं। रोजगार और काम धंधा पर ध्यान नहीं देकर ऐसे लोग दोनों देशों के बीच खुली सीमा से तस्करी पर निर्भर हो जाते हैं। जब सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी द्वारा अगर पकड़े गए तो बिना टैक्स सामान आयात निर्यात करने का जुर्माना एवं तस्करी के विभिन्न अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है, नहीं तो फिर सरकार को बिना टैक्स दिए ही तस्करी करके अपना धंधा चलाते हैं। भारत और नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के कार्रवाई में तस्कर पकड़े भी जाते हैं। इसमें अधिकांश तस्कर सीमावर्ती क्षेत्र से नजदीक के लोग ही होते हैं, जिसका मुख्य काम दोनों देशों के बीच सामान तस्करी करना होता है। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि पेट्रोल डीजल नेपाल से भारत लाकर बेचने, मवेशी तस्करी करने, राशन का सामान भारत से नेपाल ले जाना, कपड़ा और हार्डवेयर सामान भारत से नेपाल ले जाना, शराब की खेप नेपाल से भारत लाकर बेचने, खैनी बीड़ी, पेंट, चाइनीज सेब, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यूरिया का तस्करी भारत से नेपाल करने जैसे कई चीजों की तस्करी गलगलिया, दिगल बैंक, पुआखाली, टेरागाछ से सटे खुली सीमा क्षेत्र में हो रहा है, जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए अवैध तरीके से एक व्यापार का रूप लेता जा रहा है। दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया है। गुरुवार को दिल्ली से आए डॉक्टरों ने आईएमए के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार झा के साथ मिलकर पप्पू यादव के प्रतिनिधि और जाप नेता डॉक्टर मुन्ना खान को मोमेंटो और सर्टिफिकेट प्रदान किया है। इस अवसर पर जाप कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई है। जी हाँ, आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आमोद कुमार झा ने कहा है कि देश भर के चुने हुए वैसे लोगों को जिन्होंने कोरोना से पीड़ित लोगों और उनके परिजनों की सेवा की है, उन्हें आईएमए की ओर से कोरोना वॉरियर के सम्मान से नवाजा जा रहा है। इसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी शामिल है। जहां उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने कोरोना से पीड़ित लोगों की बहुत सेवा की है। उनके इस सेवा के काम को आईएमए रिकॉग्नाइज कर रहा है। जहां उन्होंने कहा कि इसलिए पप्पू यादव को आईएमए की ओर से यह सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नदियां हमारे देश की नारियों की तरह है। अगर हम उन्हें गंदा रखेंगे तो वे दिन दूर नहीं जब हमारी नदियां जहरीली हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल सरकार के प्रयास से ना तो नदियां साफ हो सकती है और न ही स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सकता है। मगर नदियों की साफ सफाई पर जो सरकार करोड़ों रुपए पैकेज की घोषणा करती है वह कहाँ चला जाता है पता नहीं। जब नदियों की साफ सफाई के लिए अगर सरकारों को कुछ नहीं करना है तो फिर इस मुद्दे पर राजनीति भी बंद होनी चाहिए और करोड़ों के पैकेज गंगा और अन्य नदियों की साफ सफाई पर खर्च करने का राग भी नहीं अलापना चाहिए। जिन नदियों को हम माता समझते हैं उनमें प्रदूषण हमारे लिए किसी अभिशाप से कम नहीं हो सकता। जिस दिन देश का हर नागरिक ये समझ जाएगा कि उसका अस्तित्व नदियों की वजह से है, उस दिन से कोई भी नदियों में गंदगी नहीं डालेगा और उसी दिन से नदियों की साफ सफाई के सरकारी और गैर सरकारी प्रयास कामयाब होंगे। दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण मौजूद है जब
सरकार और समाज ने मिलकर नदियों को पुनर्जीवित किया है, जबकि वहां नदियां का कोई धार्मिक महत्व भी नहीं है। नदियों की साफ सफाई के लिए अगर अब और भी देर होती है तो फिर वे दिन दूर नहीं जब नदियों के देश भारत में बहुत सी नदियां सरस्वती नदी की तरह इतिहास बन जाएगी, यानी कि नदियों की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कई राजनीतिक दलों को आजमाने के बाद एक बार फिर से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने नई पार्टी बना ली है। जी हां, नागमणि ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज दल रखा है। नागमणि ने कहा है कि वे बिहार में कोयरी को और झारखंड में मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। उनके अनुसार नई पार्टी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लोगों की डिमांड पर बनी है। जी हां, उन्होंने इन राज्यों की सरकारों के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी नया विकल्प है। नागमणि ने कहा है कि उनकी पार्टी समाज के हर तबके को उसका राजनीतिक हक दिलाएगी। उनकी सरकार बनी तो फिर 5 उप मुख्यमंत्री में मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण तथा यादव जाति के लोग होंगे। जब पार्टी बनाने के निर्णय के बारे में उन्होंने कहा है कि समान विचारधारा वाले सभी लोगों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पार्टी बनाने का फैसला किया है। पार्टी का गठन अब हो चुका है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि है, जहां इश्तियाक अहमद बिहार, मुमताज अली झारखंड और राकेश मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बीते 1 दशक में बिहार ने कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की दिशा में छलांग लगाई है। इस कारण निवेश की व्यापक संभावना वाले ठिकानों के रूप में बिहार की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। शाहनवाज हुसैन ने बताया है कि उद्योग और निर्यात के इकोसिस्टम में कनेक्टिविटी की बाधा को दूर करने पर हमारा सबसे अधिक ध्यान है। हम बिहार की रणनीतिक स्थिति और सामरिक महत्व को आर्थिक क्षमता में बदलेंगे। बिहार समेत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों तथा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम की 55 करोड़ आबादी की जरूरत को हमारा औद्योगिक विकास पूरा करेगा, जहां वहां के बाजारों में हम सबसे सस्ता उत्पाद पहुंचाने में कामयाब होंगे। शाहनवाज हुसैन ने बताया है कि कोरोना काल के दौरान बिहार निवेश में देश का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। इस दौरान हमें देश में सबसे अधिक 35,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जहां इनमें से 30,000 करोड़ केवल एथेनॉल उत्पादन के लिए हैं। जहां देश में सबसे पहले हम एथेनॉल उत्पादन नीति लाई है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान गुलाब के तुरंत बाद मंडरा रहे एक और चक्रवाती शाहीन को लेकर गुजरात के सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के 17 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मछुआरों को राज्य के तट से लगे अरब सागर में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है और 2 अक्टूबर तक यानी कि आज तक मछली पकड़ने की सभी गतिविधियां स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल समेत बिहार और सिक्किम में भी 2 और 3 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने करारा पलटवार किया है। जब मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करते समय कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है जिसे बचाना है। अगर बड़ी जहाज नहीं बचेगी तो फिर छोटी छोटी कश्तियों का क्या होगा। इस प्रकार का बयान ही कांग्रेस की स्थिति को बयां कर देती है। जहां शिवानंद तिवारी ने कहा है कि एक समय वामपंथी कन्हैया कुमार में अपना भविष्य देख रहे थे, अब कांग्रेस उनमें अपना भविष्य देख रही है। उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार को ही कांग्रेस अपना अध्यक्ष बना दे। पिछले 2 साल से ऐसे भी वहां कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। जहां उन्होंने कहा है कि भाषण देने की कला में वाकई कन्हैया कुमार का कोई जोर नहीं है, लेकिन भाषण देने से ही स्थिति नहीं बदल सकती है। वहीं उन्होंने कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने पर तेजस्वी यादव को मिलने वाली टक्कर के सवाल पर कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय में तेजस्वी यादव के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कन्हैया कुमार तीसरे स्थान पर थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने से तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी को हराने का काम किया है। बेगूसराय में सेकुलर वोट को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। अब वो कांग्रेस में गए हैं, देखना है वह क्या गुल खिलाते हैं। दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पिछड़ी साबित हुई है। विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। नीति आयोग में फिसड्डी साबित होने का ठिकरा मंत्री ने विपक्ष के ही मत्थे पर फोड़ दिया है। मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने कहा है कि लालू राबड़ी शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल था उसे दुरुस्त किया जा रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि 1990 से 2005 तक जब विपक्ष के लोग सत्ता में थे तब तो उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था
को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अब जब हमारी सरकार सत्ता में आई है तो फिर पहले की खामियों को ही पहले दुरुस्त करने पर काफी समय लग रहा है। जाहिर है इसमें थोड़ा समय लगेगा। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रिपोर्ट में अभी बिहार 15वें नंबर पर जरूर है, लेकिन उसे नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। आपको बता दूं कि नीति आयोग ने बिहार सरकार की व्यवस्था की पोल खोल दी है। देश भर में बिहार के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है। केंद्र सरकार के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 ही बेड हैं। जहां भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में बिहार नीचे से नंबर 1 है, यानी कि बिहार इस मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। दोस्तों, बिहार की नदियां अब सुगम परिवहन और व्यापार का जरिया बनेगी। इसके लिए बिहार में जल मार्गों को विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जहाजों की तरह नदियों में अब नाव की सुरक्षित परिचालन और ठहराव के लिए बिहार में 25 जगहों पर बंदरगाह का निर्माण होगा। सुविधाओं का विकास होने पर नदियों के रास्ते व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा। योजना के शुरुआती चरण में पटना के दीघा, नासिरगंज, कच्ची दरगाह, बख्तियारपुर समेत अन्य जगहों पर स्थान चिन्हित कर लिया गया है। इन बंदरगाहों से छोटे बड़े नाव सब्जी, दूध, पशु चारा और अन्य सामग्री की ढुलाई कर सकेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा क्षेत्र का विकास भी होगा। दोस्तों, हाल ही में सीपीआई का साथ छोड़कर कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। नई दिल्ली में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह को चुनौती देने वाले कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने पर बीजेपी ने सवाल उठाया कि अब महागठबंधन का कौन नेता है। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या फिर कन्हैया कुमार। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने बिहार में नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है। एक सवाल के जवाब में कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर जनता चाहेगी तो फिर तीनों साथ दिख सकते हैं, यानी कि कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान तीनों साथ आ सकते हैं। यह कहना है कन्हैया कुमार का। जब बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार क्या एक साथ होंगे, तो इस सवाल के जवाब में कन्हैया कुमार ने कहा कि हम एकता की बात करते हैं, समीकरण क्या बन रहा है यह तो फिर जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर जनता चाहती है कि बिहार के नौजवान साथ में आकर काम करें तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।